कहते हैं वो फैक्ट्री अंग्रेज़ों के ज़माने की कोई मिल थी। बड़े जुल्मों के बाद वहाँ ताला लग गया और फिर हमेशा से ही वहाँ ताला लगाया गया। जहाँ इंसानों को इंसान न समझा जाए वहाँ इंसान तो क्या जानवर भी नहीं रहते, या यूँ कह लीजिए कुछ भी ऐसा जो जिंदा हो वो वहाँ रहना नहीं चाहता। इस फैक्ट्री को इस्तेमाल करके कुछ फिल्म स्टूडेंट एक नई तरह की डॉक्यूमेंट्री बनाने वहाँ पहुँचे। रात का वक्त था, गुप्त अंधेरा, सिर्फ झींगुर की आवाज़ें सुनाई दे रही थी। मिल के पीछे ही बहुत बड़ा जंगल था जहाँ से रह रह के सियारों की आवाज़ें आ रही थी। 3 दोस्त विपुल, रवि, अंकित कैमरा, साउंड रिकॉर्डर और लाइट लेकर फैक्ट्री के अंदर पहुँचे और उन लोगों ने सारी चीज़ें लगाई, लाइट वगैरह की जगह देखी, कैमरा एंगल देखे और ये सब करके बाहर छोटे छोटे टेंट अपने लगाकर मॉनिटर सेट करके टेंट की बिल्कुल बीचों बीच आग लगा के बैठे। बात कर ही रहे थे जब अचानक आवाज़ें सुनकर तीनों के तीनों खुशी खुशी देखने लगे कि आखिर माजरा क्या है। उनके हाथ तो जैसे खजाना लग गया था। मॉनिटर पर नज़र दौड़ाई तो देखा एक आदमी गलियारों में लगी लाइट के बीच से चलता हुआ पता नहीं कहाँ से आ रहा था और उसकी धीमी चाल के साथ साथ एक के बाद एक लाइट बुझती ही जा रही थी। कैमरास क्लिक करते करते फोटो के बाद फोटो खींचते जा रहे थे। वो आदमी धीरे धीरे चलता हुआ आया और ऊपर लगे दीवार के कोने के कैमरे की और एक टुक देखने लगा। तीनों पहले तो जरा सा घबराए लेकिन फिर सीधे उस ओर भागे और भागते भागते वहाँ पहुँचे तो देखा वो आदमी वैसे के वैसे खड़ा हुआ कैमरे की ओर अभी भी देख रहा था। रवि और अंकित खड़े ही रहे। विपुल आगे बढ़ा और चिल्लाया, अरे ओ भाई साहब, अबे तेरी सुनाई नहीं दे रहा? हाँ, कब से बुला रहा हूँ आपको। विपुल की इतनी सी बात सुनकर ही शायद उस आदमी को अपनी और बेइज्जती बर्दाश्त नहीं हुई और वो उन तीनों की ओर पलट कर घूमा और उसे देखते ही विपुल, रवि और अंकित घबराहट के मारे वो सारा सामान जो अंदर था उसे भूलकर बाहर भागे। तीनों ऐसे भागे जैसे उनके पीछे उनसे दुगनी रफ्तार से मौत आ रही है। भागते भागते हाँफते हाँफते बाहर जैसे ही पहुँचे तो तीनों ने जो सामान सामने पाया और उठाया अपनी गाड़ी की ओर भागे और अब गाड़ी में बैठकर ही गाड़ी को बैक करते वक्त कहीं जाकर तीनों की हिम्मत हुई एक बार वापस दरवाजे की ओर देखने की और जब देखा तो पाया वो आदमी दरवाजे से 10 हाथ दूर खड़ा था। जैसे जैसे गाड़ी बैक हो रही थी वैसे वैसे लोहे का वो दरवाज़ा आहिस्ता आहिस्ता बंद होता जा रहा था और कुछ ही देर दरवाज़ा बंद हो गया और तीनों वापस अपने रास्ते पर थे। तीनों भागकर आ तो गए लेकिन इतनी बेहतरीन और असली पैरानॉर्मल एक्टिविटी की रिकॉर्डिंग उन्हें रातों रात मशहूर बना सकती थी। ऐसा मौका कोई छोड़े भी तो कैसे। तीनों ने वीडियो को बिना काटे छाटे इंटरनेट पर अपलोड कर दिया तो कुछ लोगों ने तारीफ की, कुछ ने कहा बकवास है और एक ने कहा ऐसे स्पेशल इफेक्ट डाल के कोई भी वीडियो बना सकता है। हिम्मत है तो दोबारा वहाँ पे जाकर एक वीडियो और बनाओ और मैं भी तुम्हारे साथ चलकर देखूंगा कितनी सच्चाई है तुम्हारे इन वीडियोस में। मैसेज बॉक्स पर काफ़ी गहमा गहमी के साथ विपुल, रवि और अंकित मान गए और उसी रात चारों ने वापस वहाँ जाने का फैसला किया। लेकिन उससे पहले तीनों दिन में ही पहले गए, सारा सामान बटोरा और वहाँ से वापस आए। रात तक उनकी तैयारी पूरी थी। इस बार एक वैन किराए पर ले ली थी जिसके अंदर मॉनिटर लगा सकते थे। वो लड़का रोहन जिसने वहाँ पे जाने की शर्त लगाई थी वो भी तय जगह और वक्त पर पहुंच गया और फिर चारों वहां की ओर निकल पड़े और वहां पहुंचकर एक बार फिर से सारी चीजें वापस वैसे ही फिर से लगाई जैसे पिछली बार लगाई थी। सब कुछ करके चारों गाड़ी में पीछे आकर मॉनिटर्स के सामने बैठ गए ये देखने कि कोई हलचल हो रही है या नहीं। वैन ऐसी थी जिसमें कोई ट्रक की तरह ड्राइवर से बात करने के लिए खिड़की बनी थी। काफ़ी देर इंतजार करने के बाद रोहन ने कहा, यार तुम सब नज़र रखो, मैं ज़रा हल्का होकर आया। और इतना कहकर रोहन वैन से बाहर निकल गया। सूखी पत्तियों पर रोहन के कदमों की आवाज़ आहिस्ते आहिस्ते दूर जाती गई और आखिरकार आहट बंद हो गई। अचानक ही उस फैक्ट्री का दरवाज़ा खुला और ठीक दरवाजे की आवाज़ के बाद इधर मॉनिटर्स पर धुंधला धुंधला सा दिखाई देने वाला शख्स
धीमे धीमे कैमरास की ओर आता हुआ दिखाई दिया। विपुल, रवि और अंकित तीनों आंखें फाड़ फाड़ उसे देखते ही रह गए कि ये है कौन। लेकिन इतना धुंधला था सब कि ठीक से समझ पाना कि ये कौन है ये तो नामुमकिन था। वो शख्स कुछ देर तक वहाँ कैमरे के सामने वहाँ खड़ा रहा और फिर पलट कर वापस जाने लगा और धीरे धीरे अंधेरे में गायब हो गया। उधर वो आदमी कैमरा के सामने गायब हुआ और ठीक कुछ ही सेकंड्स के बाद इधर रोहन वैन का दरवाजा खोलकर अंदर आने को हुआ तो सब उसे ऐसे आंखें फाड़ कर देखने लगे कि उसने उन्हीं से पूछ लिया, क्या हुआ भाई, क्या मुझे ही तुम लोगों ने भूत समझ लिया क्या? रोहन की बात सुनकर अंकित ने पूछा, तो कहाँ गया था हल्का उन्हें? रोहन ने हंसते हुए कहा, भाई सुसु करने गया था, कोई बैंक लूटने नहीं जो इतने सवाल पूछ रहे हो। हुआ क्या है? रोहन की बात सुनकर अंकित कुछ जवाब देता उससे पहले ही पूरी की पूरी वैन किसी सूखे पत्ते की तरह हिलने लगी और ऐसे तेज तेज हिलने लगी कि सारा का सारा सामान वैन के ही अंदर गिर गिर के चकनाचूर होने लगा। तब काफी देर से चुपचाप बैठा रोहन किसी तरह उस हिलती डुलती वैन में बीचों बीच खड़ा हुआ और पूरी ताकत से घुसा वैन की दीवार पर मार कर चिल्लाया, तुम जो भी हो यहाँ से चले जाओ और हमें अकेला छोड़ दो। हम तुम्हें परेशान नहीं करना चाहते, हमें यहाँ अपना काम करने दो चुपचाप से और जाओ। रोहन के चीखते ही वैन का हिलना डुलना रुक गया और सबके सब एक पल को जैसे पत्थर की तरह एक ही जगह जमकर खड़े हो गए और उसी हालत में सबने एक साथ सुना। कोई चलकर वैन तक आया, वैन का दरवाजा खोलकर उसमें बैठा और वैन को स्टार्ट करके वैन चलाने लगा और वैन धीमे धीमे आगे बढ़ने लगी। विपुल, रवि, अंकित तो पहले भी आए थे तो बस देख ही रहे थे कि क्या हो रहा है यहाँ पे, लेकिन रोहन के लिए ये सब कुछ नया था। उसने सोचा कि वो भाग सकता था, उसने तुरंत भागने का सोचा लेकिन दरवाजा तो बाहर से बंद ही नहीं था, लेकिन फिर भी वो खुला नहीं। चारों के चारों सांस रोके वैन के अंदर बैठे थे। अब घबराहट के मारे बहुत ही बुरा हाल था सबका। तब अचानक अपने आप ही वैन का दरवाजा जो अभी तक रोहन पूरी ताकत से नहीं खोल पा रहा था वो अपने आप ही खुल गया। अंधेरे में चारों बाहर निकले। रवि और अंकित के पास में टॉर्च थी। उन्होंने टॉर्च जलाई तो देखा जंग लगी मशीनें चारों ओर फैली हुई थी, दीवारें टूटी और सीलन लगी हुई थी। इस अंधेरे में ही देखते ही समझ आ रहा था कि यहाँ कोई जिंदा इंसान, जानवर या परिंदा रह ही नहीं सकता। चारों धीमे धीमे बाहर का रास्ता ढूंढते भटक ही रहे थे, तभी अचानक रोहन का हाथ किसी चीज से टकराया। चारों ओर से ऐसी आवाजें आने लगी जैसे वो भारी भरकम अंग्रेजों के जमाने की मशीन वापस से अचानक जिंदा होकर चलने लगी थी। विपुल, रवि और अंकित मशीन की आवाज सुनते ही इधर उधर भागने लगे, लेकिन रोहन अंधेरे में भी ध्यान लगाकर सुनने की कोशिश करने लगा कि शायद बाहर जाने का रास्ता समझ आए। लेकिन अंधेरा इतना था कि अपनी जगह से जरा सा भी हिलने पर कहीं भी किसी भी चीज से टकराकर कुछ भी हो सकता था। किसी तरह रुककर एक साथ चारों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ के एक के बाद एक कदम बढ़ा के साथ चलने लगे। एक कमरे में पहुंचे और उस कमरे के अंदर घुसते ही विपुल, रवि, अंकित और रोहन चारों एक साथ उस कमरे में बंद हो चुके। चारों जानते थे कि कुछ भी ठीक नहीं है। फिलहाल बच के निकलना था यहाँ से, वो भी किसी भी तरह। अभी विपुल, रवि और अंकित ढूंढने लगे कोई रास्ता ढूंढने, लेकिन रोहन चुपचाप एक कोने में खड़ा रहा उस अंधेरे में कि फिर से कहीं हाथ कहीं और ना लगे और फिर कुछ गड़बड़ ना हो गया कि जब अचानक ही रोहन को पैर से पकड़ के किसी ने घसीट लिया और पूरे कमरे में घसीटता ही रहा। साफ समझ आ रहा था कि रोहन की चीखें पूरे कमरे में घूम घूम कर गूंज रही थी। तीनों कुछ करते उसके पहले ही, जैसे रोहन जानता था कि उसे क्या करना था। उसकी चीखें वैसी ही तेज रही, लेकिन वो चीखता हुआ आप कह रहा था, दीनदयाल जी मुझे बचाइए, दीनदयाल जी मैं जानता हूँ आप यहीं कहीं हैं, बचा लीजिए मुझे, मैं जानता हूँ आप यहीं पर हैं। और रोहन के ऐसे चीखते ही अचानक अब रोहन के कमरे में घसीटा जाना रुक गया और धीरे धीरे रोहन को जैसे गर्दन से पकड़कर
ऊपर की ओर उठाया और अपने काफी करीब लाया। वो भारी भारी सांसें रोहन को साफ साफ सुनाई दे रही थी और करीब आते आते अब सांसें उसके चेहरे पर पड़ने लगी तो रोहन ने अपनी आंखों के सामने दो चमकती हुई अजीब सी आंखें देखी, लेकिन अपना डर, अपनी चीखें सब दबा गया। सारा खौफ पी गया वो अपना और चुपचाप रहा। और ठीक उसी वक्त उनके उस कमरे का दरवाजा खुला। बाहर जहाँ कुछ समय पहले इतना अंधेरा था, वहाँ से बहुत हल्की सी रोशनी कमरे के अंदर दिखाई देने लगी। उसी रोशनी को देखते देखते विपुल, रवि, अंकित और रोहन उसके पीछे पीछे पहुंचे और वहाँ पहुंचकर देखा कि पूरे कमरे में एक पीली सी रोशनी है जो एक लालटेन से आ रही थी। एक काफी उम्रदराज आदमी कुर्ता और धोती पहने हुए लालटेन के पास बैठा था। बदन पर उसके शॉल थी और नजर उसकी लालटेन की लौ पर अटकी हुई थी। रोहन पीछे पीछे आकर कमरे के बाहर ही रुक गया था। उसमें अब इतनी हिम्मत ही नहीं थी कि उस कमरे के अंदर जाता। रवि ने आगे बढ़कर उनसे पूछा, बाबा यहाँ से बाहर कैसे निकले? हम गलती से यहाँ फंस गए हैं, आप हमारी मदद कर दीजिए ना। उस आदमी ने अपनी जेब से एक बीड़ी का बंडल निकाला और एक बीड़ी जलाकर रवि को ऊपर से नीचे देखा और फिर बाकी दोनों को देखकर एक लंबा कस खींच कर कहा, यहाँ के कुछ कायदे कानून हैं जो अंग्रेजों ने बनाए थे। एक बार सवेरे दरवाजा बंद हुआ और मजदूर अंदर आए। उसके बाद जो रात भर रहते थे उन पर काफ़ी जुल्म होते थे और फिर सवेरे वो चले जाते और दूसरे मजदूर आ जाते। आज भी दरवाज़ा सवेरे 7 बजे सायरन की आवाज़ के साथ ही खुलता है, लेकिन घबराओ मत, जब तक इस कमरे में हो मेरे साथ जिंदा हो। सवेरा होते ही निकल जाना, कुछ ही देर में उजाला हो जाएगा। तीनों समझ गए कि जिंदा रहना है तो इनकी बात माननी पड़ेगी। इसी तरह मना कर रोहन को भी अंदर ले आए। चुपचाप एक कोने में वो आदमी रह कर खांसता हुआ बैठा रहा और ये चारों एक कोने में दूसरी ओर बैठे रहे। कुछ देर में ही वो आदमी उठा और कमरे से बाहर जाने लगा। तो विपुल ने कहा, अरे कहाँ चले बाबा? वो आदमी रुका लेकिन पलटा नहीं और ऐसे ही बोला, घर वापस जाना चाहते हो ना? चलो मैं दरवाज़ा पार करवा देता हूँ। चारों चुपचाप सर झुकाए उसके पीछे पीछे खोलिए और दरवाज़ा खोलकर उस आदमी चारों को बाहर भेजा और दरवाज़ा बंद करने लगा। तो रवि ने हिम्मत करके पूछा, बाबा अपना नाम तो बताइए। ये पूछने के बाद ही सबकी आंखें फटी की फटी रही कि दरवाज़ा अपने आप बंद होता जा रहा था और वो आदमी दरवाजे से दूर ही खड़े खड़े बोला, मेरा ही नाम दीनदयाल है, रोहन का परदादा हूँ। मरने के बाद भी 70 सालों से यहाँ की चौकीदारी कर रहा हूँ, यहाँ की चौकीदारी कर रहा हूँ। हमें सुन के चौपे और ये थी आज की एक कहानी डरावनी सी।